brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एक शख्स अपनी मौत की स्क्रिप्ट लिखता है, ले जाता है अपनी गाड़ी को काली सिंध पुल पर। काली सिंध नदी होती है, उसी में अपनी गाड़ी को ढकेल देता है और वहाँ से वो चला जाता है, उसे अता पता नहीं होता। उसी रात उसने ये प्लानिंग रची थी जिसमें उसे लगा कि उसकी गाड़ी अगर अंदर नदी में मिलेगी तो लोगों को लगेगा कि वो मर चुका है और इसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं चलेगा और लोग उसे भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो प्लानिंग रचा था उसके उलट जो कहानी सामने आती है, जिस तरह से पुलिस ने इस थ्योरी को सॉल्व किया, वो काबिले तारीफ है कि आखिर एक शख्स अपनी झूठी मौत की स्क्रिप्ट लिखता है और प्लानिंग रचता है और उसके बाद पुलिस उसे ऐसे सॉल्व करती है जो सोचने लायक है कि आखिर कैसे कोई इस कदर से अपनी ही मौत की स्क्रिप्ट लिखकर और फरार हो जाता है और खुद ही पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर करता है और बताता है कि आखिर इस खौफनाक कांड के पीछे की कहानी क्या थी और इस खौफनाक कांड के पीछे मिस्ट्री क्या थी। एक शख्स कार लिए नदी में गिरता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। 5 सितंबर को सुबह देखा जाता है कि मध्य प्रदेश के काली सिंध नदी में एक कार गिरी थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, क्रेन की मदद से कार को निकाला जाता है और गोताखोरों को और एसडीआरएफ टीम को बुलाया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि ड्राइविंग सीट पर कौन था और वो कहाँ गया। तमाम आपको बता दें कि नदी में खंगाली जाती है, सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स था उसका कोई अता पता नहीं चलता। पुलिस लगातार 1 हफ्ते से तलाश कर रही है उस शख्स की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स मिलता है मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के एक पुलिस थाने में जाकर वो शख्स बताता है कि वो कौन है और उसकी डेड बॉडी जो सर्च की जा रही थी काली सिंध नदी में, वो आखिर जिंदा कैसे महाराष्ट्र के उस पुलिस थाने में पहुंचा और बताया कि क्या कुछ हुआ था। अब आप सोचिए, मौत की एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई थी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये कहानी फिल्मी जरूर लगेगी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक शाहिद कपूर की मूवी आई थी चुप चुप के, जिसमें पैसों की लेन देन की वजह से शाहिद कपूर जो है अपने मौत की कहानी लिखता है और ऐसी कहानी लिखता है जिसमें उसकी मौत भी हो जाती है और उसे लगता है कि जो कर्जदार थे, जिन्होंने उसे पैसे दिए थे, वो लोग अब उसके परिवार को या फिर उसे किसी भी तरह से तलाशेंगे नहीं और ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। और कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ का था, जहां पर विशाल सोनी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने अपने मौत की प्लानिंग रची थी जिससे लगे कि ये एक एक्सीडेंटल केस है, और लेकिन जैसे ही ये मामला तूल पकड़ता है तो वो पहुंच जाता है महाराष्ट्र के पुलिस थाने में, जहां पर वो बताता है कि उसका किडनैपिंग किया गया था। अब पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिस शख्स के लिए वो लगाए थे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और तमाम गोताखोर, उसे तलाशा जा रहा था और आखिर वो जिंदा कैसे पहुंचा। अब आप भी सोचेंगे कि जिसकी कार नदी में मिली हो, ऐसे में वो शख्स पहुंचा तो पहुंचा कैसे। आपको बता दें कि विशाल सोनी जो है वो सजवता के रहने वाले भाजपा के नेता महेश सोनी के बेटे हैं। अब जैसे ही सूचना मिलती है, परिवार वाले वहां पहुंचे थे क्योंकि ये मामला जो है 5 सितंबर का बताया जा रहा है और हाल फिलहाल में जो बेटा है वो महाराष्ट्र के एक पुलिस थाने में सरेंडर किया है और जिसमें उसने बताया है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। हालांकि उसने किडनैपिंग की कहानी बताई, लेकिन कहानी ये ऐसी आती नहीं है। पर्दापुर थाने में जाकर बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जिसे एमपी की पुलिस तलाश रही है वो वही है, सारंगपुर का विशाल सोनी। अब पुलिस उससे पूछती है और वहाँ के थाने में फ़ोन करती है कि आखिर इस नाम का, राजगढ़ पुलिस वहाँ पर इंक्वायरी कर रही थी, उन्हें फ़ोन किया जाता है कि इस नाम का शख्स यहाँ पर पहुँचा है सरेंडर करने। उस पर पुलिस उससे पूछती है कि आखिर कैसे तुम महाराष्ट्र पहुँचे, जिसे तलाशा जा रहा था काली सिंध नदी में तमाम टीमें लगाई गई थी और वो शख्स वहाँ पर जिंदा कैसे पहुँचा। इसकी मिस्ट्री के लिए पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो खुलता है और जो सच बताता है वो सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर
सोसाइटी में कैसे कैसे थिंकिंग के लोग रह रहे हैं। देखिए 5 तारीख की घटना है। एक्चुअल में अपने यहाँ सारंगपुर कस्बे में काली सिंध नदी पे ब्रिज है छोटा, जहाँ पर से एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी नदी में गिर गई थी ब्रिज से। सुबह के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे वो गाड़ी के पहिए हमें दिखे। तस्दीक करने पे ये पता लगा कि वो गाड़ी संडावता निवासी विशाल सोनी की गाड़ी होकर वो गाड़ी पानी में थी। चूँकि जब और आगे तस्दीक की गई और वह जो गाड़ी का मालिक था विशाल सोनी, वो स्वतः उस गाड़ी को चला रहा था और ऐसे कयास लगाए गए कि विशाल सोनी गाड़ी के साथ नदी में गिर गया और शायद डूब करके उनका देहांत हो चुका है या फिर कुछ घटना उनके साथ हो गई है। सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया और गुम व्यक्ति की पतारसी के लिए तुरंत हमने टीमें बनाई। सबसे पहले नदी में हमने ढूंढने का प्रयास किया। हो सकता है कि उनका जो शरीर है शव है वो नदी में मिले, पर कई दिनों के बाद हमें 1 दिन 2 दिन कई बार हमने प्रयास किया। आगे कपिलेश्वर से आगे ब्यावरा मांडू टीकरी और आगे हमने पूरा कुंडालिया डैम तक उसको सर्च करने का प्रयास किया। इसी तारतम्य में SDRF की 4 टीमें और जिला पुलिस बल के करीब 40 से 50 जवान हमारे लगातार इस पूरी सर्चिंग अभियान में लगे रहे। साथ ही साथ कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारे जितने भी रेवेन्यू के अधिकारी हैं, SDM साहब, तहसीलदार साहब और जो CEO हैं और उनकी जो टीम थी वो भी अपने अपने संबंधित गांवों में उनको ढूंढते रहे। लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट था कि शायद हो सकता है ऐसा कि घटना में कोई और भी एंगल हो। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था कि हम इसके दूसरे पहलुओं पर भी लगातार जांच करते रहे और हमारी एक पैरेलल टीम थाना प्रभारी आकांक्षा के निर्देशन में अमित त्यागी और उनकी टीम के द्वारा हम लगातार उसको मॉनिटर कर रहे थे, उनकी कॉल पैटर्न्स को, उनकी लोकेशंस को, उनके फ़ोन के डिटेल्स को, और हमारी पैरेलल जांच चल रही थी। मीनवाइल हमने संडावता गांव में कुछ अपने मुखबिर लगाए और उनके द्वारा हमने कुछ गतिविधियों को नोटिस करने का प्रयास किया। कुछ हमें संदिग्ध गतिविधियां उनके परिवार के कुछ लोगों की समझ में आई, जिनके माध्यम से हमें समझ आया कि हो सकता है इसमें जो रियल एंगल है ये ना होकर कुछ और इसमें घटनाक्रम हो सकता है। जब हमने जो गुमशुदा बालक जो लड़का है विशाल सोनी, उसके घर वाले, उसके फादर और उसके दोनों भाई शुभम और कान्हा, उन तीनों को बुलाकर विस्तृत स्टेटमेंट लिए और उनका एक ऑन रिकॉर्ड लिया उनको, तो हमें उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आई और उस स्टेटमेंट के आधार पे हमने आगे यह इंश्योर किया कि ये घटना कुछ और ही हो सकती है। फिर हमने इनके कॉल डिटेल्स को और सारंगपुर के आसपास के कैमरों को बदलकर यह इंश्योर किया कि बॉडी नदी में नहीं है। तो हमने नदी में जो सर्चिंग अभियान है उसको थोड़ा स्लो करके हमने उसको बाहर ढूंढने का प्रयास किया। इसी कार्यक्रम में हमने कुछ और अहम क्लू मिले, हमने थोड़ा दबाव बनाया परिवार के लोगों पे भी कि शायद उनको कुछ जानकारी हो या कुछ और अन्य जानकारी हमें दे सकते हैं। ऐसे में फिर हमें ये जानकारी मिली कि जो गुमशुदा था विशाल सोनी, ये महाराष्ट्र के पर्दापुर थाने में जाके इसने सरेंडर किया और इसको वहाँ पे इसने अपना पूरा पता और अपना पूरा नंबर, अपने फादर का नंबर और थाने का अमित त्यागी के नंबर से उन्होंने वहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात कराई। उसके बाद हमें ये पता लग गया कि यह व्यक्ति जीवित है और वहाँ पे उसने सरेंडर किया। जब यहाँ से हमने अमित त्यागी और उनकी टीम को रवाना किया उस बालक को दस्तयाब करने हेतु, तो उसके द्वारा पहले तो यह कहानी बताई गई कि नहीं, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और कुछ कोई मुझे लेकर आ गया था, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। पर जब हिकमत अमली से उससे और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने यह एक्सेप्ट करना बताया कि यह जो लड़का है विशाल सोनी, यह ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है। इसके कुल 6 ट्रक हैं और 2 पैसेंजर व्हीकल हैं जो ये टैक्सी में चलाता है। इसके ऊपर इन टोटल 1.4 CR का इसने फाइनेंस कर रखा है अलग अलग बैंकों से
और उसका लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का जो किस्तें अभी बची हुई है, जिसके कारण वो थोड़ा दबाव में था और चूंकि उसका बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा था, इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा गया था। और उसका कहना है कि मैं इससे घबरा के मैंने फिर पूरी स्टोरी प्लान करी। मैं संडावदा से आया सहारनपुर ढाबे पे, ढाबे से मैं जब वापस जा रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं गाड़ी को पानी में डाल देता हूँ और लोगों को लगेगा कि मेरे साथ कोई घटना हो गई है और फिर मैं यहाँ से फरार हो जाऊँगा। अगर मैं 2-3 महीने तक नहीं आता हूँ तो इसके बाद लोग इस बात को भूल जाएंगे और हो सकता है उसका जो इंश्योरेंस था उसकी किस्तों पे, उसकी वजह से उसको माफी मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये घटना रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने बहुत गंभीरता से इसको लिया और जो भी हर संभव प्रयास कर सकते थे उन्होंने हमारा किया और उसी के चलते आज हम लोग इस गुमशुदगी वाले व्यक्ति विशाल को दस्तयाब करने में सक्षम हैं। बता दें कि पुलिस जो है काली सिंध नदी यानी 5 सितंबर को ये सूचना मिली थी। सुबह 7 से लेकर 7:30 का टाइमिंग था, जहां पर विशाल सोनी नाम का शख्स जो है नदी में उसकी कार मिलती है, लेकिन विशाल का कोई अता पता नहीं होता। लगभग 40 से 50 जवान सर्च कर रहे थे, 1 हफ्ते का समय बीत जाता है, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चलता। जिसके बाद पुलिस अपने मुखबिर को लगाती है उसके घर पर कि पता करती है कि क्या ये जो केस दिखाया जा रहा है, जिस एंगल पर हम जांच कर रहे हैं, वो केस वैसा ही है या फिर विशाल के केस में कुछ और भी कहानी है, कुछ और भी मिस्ट्री है जो उन्हें नहीं दिखाई दे रही या फिर परिवार वालों की तरफ से उन्हें नहीं बताया जा रहा। अब पुलिस अलग अलग एंगल पर खंगालती है तो पुलिस को यहाँ पर क्लू मिलता है। दरअसल पुलिस को ये पता चल जाता है कि 30 किलोमीटर के दायरे में वो काली सिंध नदी में तलाश रहे थे कि हो सकता है क्योंकि कार मिली है तो डेड बॉडी भी बरामद हो, लेकिन वो डेड बॉडी बरामद नहीं होती। और यहाँ पर कहानी खुलती है एक ऐसे केस की जहाँ पर विशाल जो है 1 करोड़ से ज़्यादा का उसने लोन लिया था। आपको बता दें कि इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, बीजेपी नेता का ये बेटा था, जाना माना नाम था और जाना माना चेहरा था, जिसकी वजह से इस केस को प्रायोरिटी बेस्ड पर वहाँ पर देखा जा रहा था और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर नेता का बेटा है कहाँ। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, 6 ट्रक थी, 2 पैसेंजर व्हीकल यानी टैक्सी के धंधे में था। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो व्हीकल है वो EMI पे थे और लगभग 1.4 CR के फाइनेंस यानी उस पर जो कर्ज थे वो 1.4 से ज़्यादा के कर्ज थे और वो EMI चुकता नहीं कर पा रहा था। 2-3 महीनों से वो क्राइसिस में चल रहा था, जिसकी वजह से उसका जो बिजनेस है वो भी लॉस में था। और यही वजह होती है कि वो अपने फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होती है उसे मैनेज नहीं कर पा रहा था। और अब इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो ऐसी प्लानिंग रचे जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे ना। तो यही वो सोचता है। 4 सितंबर को वो घर से निकला था और घर पहुंचने के लिए सजौता के लिए, लेकिन पहुंचता नहीं है। जब ये पहुंचता है सारंगपुर तो इसे वो नदी की याद आती है। नदी यानी पुल पर जाता है और जो वहाँ पर काली सिंध नदी है उस नदी में अपने व्हीकल को धक्का मारकर नीचे फेंक देता है, क्योंकि रात का समय था, किसी को भनक नहीं थी। और अब ये वहाँ से पहुँचता है सहारनपुर ढाबे पर। ढाबे के बाद इसने उसी ढाबे पर योजना बनाई थी, जिसके बाद ये पुल पर चढ़कर अपनी गाड़ी को फेंक दिया था। और पानी में गाड़ी जाते ही जैसे मानो कि वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। उसे लगा कि लोगों को लगेगा कि ये कार के साथ वहीं गिरा है और मर गया है, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली, जिसकी वजह से लगातार वहाँ पर तफ्तीश चल रही थी, जांच चल रही थी। लगभग जब पुलिस को ये खबर मिलती है कि वो महाराष्ट्र के एक थाने में सरेंडर किया है, तो पुलिस वहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर मामला क्या था, जिसमें वो बताता है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, उसकी गाड़ी को काली सिंध नदी में फेंक दिया था। अब पुलिस को शक पहले से ही था। इसके बाद पुलिस उससे कड़ाई से पूछती है कि क्या तुम जो कहानी बता रहे हो वही सच है। इस पर वो कहता है कि नहीं, और सच्चाई बयां करता है, जिसे लेकर ये सामने आता है कि वो कर्ज से परेशान था, EMI समय पर नहीं भर पा रहा था और यही वजह होती है कि वो अपने मौत की मिस्ट्री रचता है, अपने मौत की खुद स्क्रिप्ट लिखता है और अपनी गाड़ी को फेंक कर वहाँ से फरार हो जाता है। जगह जगह घूम रहा था। इसी दरमियान जिस तरह से पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसे देखकर उसे लगता है कि उसका पर्दा फाश हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सामने आता है और बताता है कि उसकी किडनैपिंग भी नहीं हुई थी, उसकी मौत भी नहीं हुई थी। जिसे पुलिस जिसकी डेड बॉडी तलाश रही है वो एक जिंदा इंसान पुलिस के सामने बैठा हुआ था।